तो पिछली क्लासों में जैसे आपको पता ही है, मैं आपको बीएससी फाइनल ईयर की फ़िज़िक्स यानी कि न्यूक्लियर फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। और इसमें हमने पहली यूनिट स्टार्ट की थी। पहली यूनिट कौन सी? नाभिकीय गुण, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़। और इसमें हमने नाभिक के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने कूलॉम प्रकीर्णन और रदरफोर्ड प्रकीर्णन पढ़ा था। अब रदरफोर्ड को आगे स्टार्ट करते हैं। और हमने रदरफोर्ड के पहले में पढ़ा था, नाभिक के बारे में पढ़ा था। नाभिक में क्या होता है, कैसा होता है, आवेशित धन आवेशित होता है या ऋणावेशित होता है। फिर इसके बाद में रदरफोर्ड प्रकीर्णन किया था। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक सोने की पन्नी ली और उस पर अल्फा कणों की बौछार की, जिन पर आवेश कितना होता है 2e पॉजिटिव। ये नाभिक था धनावेशित। उसमें बताया कि कुछ कण तो सीधे चले जाते हैं, कुछ अपनी वापस आ जाते हैं और कुछ अपनी जगह से अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। और इसके बाद हमने कोण फाई, थीटा और संगत प्राचल बी में रिलेशन भी ज्ञात कर लिया था। बी क्या होता था? ये मिनिमम दूरी, बी मिनिमम दूरी, जहाँ से अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। तो बी क्या था? वह मिनिमम दूरी जहाँ से अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। अब रदरफोर्ड को आगे स्टार्ट करते हैं। इसका कुछ रह गया था, उसी को आगे स्टार्ट करते हुए लिखते हैं इसके परिणाम, रदरफोर्ड प्रकीर्णन के परिणाम। परिणाम में इसका फर्स्ट लिखिए। फर्स्ट मैं बोलता जाता हूँ, आप लिखते जाइए। क्या है कि अपने पास कोर्स तो है ज़्यादा और टाइम है कम, तो अगर मैं लिखाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इससे अच्छा है कि मैं बोलते जाता हूँ और आप लिखते जाइए। अल्फा कण की नाभिक से टक्कर के कारण नाभिक के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिखिए, अल्फा कण की नाभिक से टक्कर के कारण नाभिक के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अल्फा कण की नाभिक से टक्कर के कारण नाभिक के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः नाभिक का द्रव्यमान ये होता है, ऐसा ही रहता है। तो फर्स्ट परिणाम क्या देखा हम लोगों ने कि जब अल्फा कण क्या करते हैं, नाभिक से टक्कर करते हैं, तो जो अल्फा कण का क्या होता है, द्रव्यमान, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले भी यही होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और टक्कर के बाद भी क्या ही होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। दूसरा लिखते हैं, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण का प्रकीर्णन केवल कूलॉम प्रतिकर्षण बल के कारण होता है। रदरफोर्ड लिखा था रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण का प्रकीर्णन केवल कूलॉम प्रतिकर्षण बल के कारण होता है। रदरफोर्ड प्रकीर्णन में अल्फा कण का प्रकीर्णन केवल कूलॉम प्रतिकर्षण बल के कारण होता है। लिख लिया। अब देखते हैं, जैसे हमने ये नाभिक था और ये अल्फा कण आए थे, ये ऐसे विचलित हुए थे, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा था ना, निकाला था ना अपन ने, क्या था वो, ZE² ऐसा कुछ था। तो उसे क्या बोलते हैं, कूलॉम प्रतिकर्षण बल के कारण होता है। तीसरा लिखिए, इस प्रयोग में अल्फा कण और नाभिक बिंदुवत आवेशित कण होते हैं। तीसरा लिखिए, इस प्रयोग में अल्फा कण और नाभिक बिंदुवत आवेशित कण होते हैं। कौन से कण होते हैं? बिंदुवत आवेशित कण होते हैं। एक बार फिर से बोल देता हूं, इस प्रयोग में अल्फा कण और नाभिक, इस प्रयोग में अल्फा कण और नाभिक बिंदुवत आवेशित कण होते हैं। बिंदुवत आवेशित कण होते हैं। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग के अनुसार नाभिक का आकार, रदरफोर्ड प्रकीर्णन के अनुसार नाभिक का आकार फर्मी 10 की पावर माइनस 15 मीटर कोटि का होता है। रदरफोर्ड प्रकीर्णन के अनुसार नाभिक का आकार फर्मी 10 की पावर माइनस कोटि का होता है।
तो ये बच्चों आप लोगों का रदरफोर्ड प्रकीर्णन ख़त्म हो चुका है। देखते हैं आगे क्या स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप लोगों का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। या तो इस क्वेश्चन में आपको रदरफोर्ड प्रकीर्णन पूछ लेगा, या फिर वो कौन जो निकाले थे ना अपन ने, क्या थे वो, थीटा फाई व संगत प्राचल बी में रिलेशन, ये पूछ लेगा। और इसके साथ ही ये परिणाम जो अपन ने लिखे ना, ये परिणाम पूछ लेगा। ये ऐसे करके एक क्वेश्चन यहाँ से पुट ऑफ होता है। एक क्वेश्चन मतलब यहाँ से ले ही लेता है, मैक्सिमम यहीं से पूछता है। रदरफोर्ड के बारे में अक्सर पूछ ही लेता है। और अगर पूरा पूछेगा 10 नंबर का तो जैसे इन दोनों को मिला के दे देगा, या फिर अल्फा कण प्रकीर्णन पूछ लेगा रदरफोर्ड का और उसके साथ में इसको दे देगा, या फिर 5 नंबर में जैसे इसमें अकेले में इसको पूछ लेगा, या फिर अकेला इसको पूछ ले, या फिर अकेला ही इसको पूछ ले। तो यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब अगली हेडिंग है अपनी हाफ स्टेगर प्रयोग। अब इसको दो तरह से बोलते हैं। इसको बोलते हैं जैसे हाफ स्टेडर, और इसका दूसरा नाम क्या है, हाफ स्टेगर। हाफ स्टेगर प्रयोग, हाफ स्टेगर प्रयोग। तो ये दोनों एक ही है, या तो हाफ स्टेगर बोल सकता है वो क्वेश्चन में, या हाफ स्टेगर, दोनों एक ही बात है। अब इसमें पूछते हैं क्या क्या। हाफ स्टेगर और स्टैनफोर्ड, इसने और एक वैज्ञानिक और था स्टैनफोर्ड। हाफ स्टेगर और स्टैनफोर्ड ने मिलकर क्या किया, नाभिक के आवेश घनत्व और नाभिक के द्रव्यमान घनत्व को मापने के लिए एक प्रयोग किया। तो इन दोनों ने क्या प्रयोग किया, नाभिक के आवेश घनत्व, नाभिक है इसका क्या किया, एक तो आवेश घनत्व, और दूसरा क्या था, द्रव्यमान घनत्व। इन दोनों के बारे में बताने के लिए उन लोगों ने प्रयोग किया। तो इसमें पहली लाइन लिखी आप, हाफ स्टेडर और स्टैनफोर्ड ने नाभिक के आवेश घनत्व और नाभिक के द्रव्यमान घनत्व को हाफ स्टेडर और स्टैनफोर्ड ने नाभिक के आवेश घनत्व, नाभिक के आवेश घनत्व और नाभिक के द्रव्यमान घनत्व, नाभिक के द्रव्यमान घनत्व दोनों को मापने के लिए या को मापने के लिए एक प्रयोग किया। तो लिखिए, एक बार फिर से बोल देता हूँ। हाफ स्टेगर और स्टैनफोर्ड ने दोनों ने मिलकर क्या किया, नाभिक के आवेश घनत्व और नाभिक के द्रव्यमान घनत्व को मापने के लिए एक प्रयोग किया। अब दूसरी लाइन लिखिए। दूसरी लाइन क्या है, हाफ स्टेडर प्रयोग, रदरफोर्ड अल्फा कण। ये जो प्रयोग है ये किस पे आधारित है, अल्फा कण प्रकीर्णन पे। अल्फा कण, हाफ स्टेडर प्रयोग अल्फा कण प्रकीर्णन पर आधारित है। तो इसे कैसे लिखेंगे, अब लिखिए, अल्फा कण हाफ स्टेडर प्रयोग रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के सिद्धांत पर आधारित है। हाफ स्टेडर प्रयोग रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के सिद्धांत पर आधारित है। हो गई दो। तीसरी लिखिए, तीसरी लाइन क्या है, इस प्रयोग के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक बिंदुवत आवेशित कण होता है जिसकी स्वयं की कोई संरचना नहीं होती है। तीसरी बात इन लोगों ने क्या बताई, इसके अनुसार, इस प्रयोग के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक बिंदुवत आवेशित कण होता है जिसकी स्वयं की कोई संरचना नहीं होती है। एक बार फिर से बोल देता हूँ। इस प्रयोग के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक बिंदुवत आवेशित कण होता है जिसकी स्वयं की कोई संरचना नहीं होती है।
अब चौथी लाइन क्या है कि हाफ स्टेटर प्रयोग का गणितीय विश्लेषण। अब क्या है कि थ्योरी दी है तो इन लोगों ने इनका कुछ डेरिवेशन भी दिया होगा, तो उसके बारे में भी इसने चौथा पॉइंट लिखा है। तो चौथा पॉइंट क्या है अपना, हाफ स्टेटर या स्टेटर प्रयोग का गणितीय विश्लेषण एडवांस क्वांटम भौतिकी की सहायता से किया जाता है। एडवांस क्वांटम भौतिकी की सहायता से किया जाता है। एडवांस क्वांटम भौतिकी की सहायता से किया जाता है। अब इसका गणितीय विश्लेषण किसकी सहायता से किया जाता है? एडवांस क्वांटम भौतिकी की सहायता से किया जाता है। अब इसका गणितीय रूप विश्लेषण करते हैं। हेडिंग डालिए गणितीय रूप में अवकलनीय परिकीर्ण क्षेत्र। गणितीय रूप में अवकलनीय परिकीर्ण क्षेत्र यह हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। परिक्षेत्र है ना कि क्षेत्र, परिक्षेत्र। गणितीय रूप में अवकलनीय परिकर्ण परिक्षेत्र जो हमको दिया गया है, क्या दिया हुआ है, सिग्मा थीटा बराबर सिग्मा थीटा फाई इक्वल टू होता है बी अपॉन साइन थीटा, बी अपॉन साइन थीटा डी बी अपॉन डी थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये इक्वेशन अपन को दी हुई है और इसके बाद हम लोगों ने इससे पहले पढ़ लिया रदरफोर्ड प्रकीर्णन। तो उसमें संगत प्राचल थीटा फाई और बी के मध्य हम लोगों ने रिलेशन निकाल ही लिया। तो हम लोगों को पता है कि बी का मान कितना होता है, संगत प्राचल बी का मान कितना निकाला था हम लोगों ने, याद कीजिए एक बार। के जेड ई स्क्वायर अपॉन ई और कॉट थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2, इक्वेशन नंबर 2। यह क्या था, संगत प्राचल। इसको हटा दो, यहाँ पे लिख दो। बी क्या था, टे प्राचल। ये सही दिख रहा है ना, टे ये संघट प्राचल बी, यहाँ तक उतारिए। अब देखिए क्या करता है, कुछ दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे क्या है, डी बी अपॉन डी थीटा, और यहाँ पे अपन के पास क्या है, बी। तो क्या कर सकते हैं, इस बी का थीटा के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देते हैं, यानी कि इसको ऐसा कर देते हैं डी बी अपॉन डी थीटा। डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका थीटा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो करते हैं। यहाँ से करते हैं। समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब देखिए डी बी अपॉन डी थीटा, डी बी अपॉन डी थीटा। अब देखिए किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के। तो ये वाली टर्म को क्या है, कांस्टेंट। तो इसको तो ऐसा कैसे एज इट इज बाहर रख देते हैं।
के जेड ई स्क्वायर अपॉन ई, और बचा क्या, ये कॉट थीटा बाई 2। तो इसको यूं की यूं लिख देते हैं, कॉट थीटा बाई 2 इक्वल टू डी थीटा। अब आपको पता ही है कि थीटा का क्या ही होता है, कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है। इधर लिख देता हूँ क्या होता है, नॉर्मल कोट थीटा होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। जैसे थीटा बाई 2 है तो ये थीटा बाई 2, तो ये वहाँ करते हैं, ये क्या हो गया, डी बी इक्वल टू डी थीटा, के जेड ई स्क्वायर ई, इसका क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये तो हो गया, अब इसके साथ में थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 का भी इसके साथ में करेंगे, तो जैसे थीटा बाई 2 तो ये 1/2 बार, और इसका कितना हो जाएगा, इधर कर देता हूँ, उधर दिखेगा नहीं, जैसे लिया थीटा बाई 2 डी बाई डी थीटा, ये ऐसा कर लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, 1/2 को बाहर ले लेंगे, डी थीटा डी थीटा इक्वल टू 1, तो बचा क्या, ओनली 1/2। तो वहाँ पे कितना आएगा साथ में, और 1/2, ये मिटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे आप लोग। तो इसके साथ में क्या आएगा, ये 1/2। अब यूँ लिखते हैं इसको, डी बी अपॉन डी थीटा माइनस के जेड ई स्क्वायर ई कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये 1/2, ये यूँ बाहर ले लेते, 2 ही कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ तक उतारिए, फिर मैं मिटाता हूँ। अब क्या करेंगे आगे, ये बी यानी कि यहाँ के लिए, और डी बी अपॉन डी थीटा यानी कि यहाँ के लिए। अब इन दोनों के मान मिल गए, तो इक्वेशन 2 से और इक्वेशन 3 से वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो आप लोग लिखिए, जगह नहीं है या फिर दिखेगा नहीं तो आप लोग, मैं बोल देता हूँ वैसे लिख लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। समीकरण 2 से और समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, अब मिटा देता हूँ मैं, समीकरण तो रख लेता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ। अब इधर लिखते हैं अपन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सिग्मा थीटा एफ आई इक्वल टू, बी का मान कितना है अपने पास, के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई का स्क्वायर अपॉन ई, ये हो गया। फिर आएगा क्या, साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 नहीं, ओनली साइन थीटा, तो ये कहाँ है, नीचे है, अपॉन में। पहले इसका मान रख लेते हैं, कॉट थीटा बाई 2, ये पूरा बी का मान हो गया यहाँ पे। अब इनके नीचे क्या है, साइन थीटा बाई 2 यानी कि ये यूँ, सॉरी थीटा बाई 2 नहीं, ओनली साइन थीटा, और मल्टीप्लाई, ये तो ये टर्म आ गई। अब इसके बाद में ये इसका मान यहाँ रखते हैं, क्या है, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2e, और क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया। अब इनको मिटा देता हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, करते हैं कुछ इनका भी। अब इनको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, थीटा फाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन ई, कॉट
थीटा बाई 2 साइन थीटा। ये माइनस बाहर ले लेते हैं, मल्टीप्लाई ये के जेड ई स्क्वायर 2e कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए इससे आगे क्या करते हैं, इससे आगे क्या करते हैं, जैसे ये शेम है, इस दो को हटा देता है और ये इनको एक साथ लिख देते हैं, सिग्मा थीटा फाई इक्वल टू माइनस बाहर लेते हुए के जेड ई स्क्वायर ई का होल स्क्वायर कॉट थीटा 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इन लोगों जैसे पता है आप लोगों को साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा। अगर यहाँ से 2 हटा दिया जाए तो क्या बचेगा यहाँ पे, साइन थीटा और साइन थीटा। तो अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2। और कोट थीटा बाई का, तो नॉर्मली कोट का क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ है कोट थीटा बाई 2, क्या है कोट थीटा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा फिर कोस थीटा बाई 2 और ये साइन थीटा बाई 2। अब ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, यहाँ पे थीटा फाई माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन ई का होल स्क्वायर और अपने पास ये 1/2 ही था, इसको अकेला ही छोड़ दिया, तो ये 1/2 सबसे बाहर ले लेते हैं, ये 1/2 बाहर आ गया, यहाँ पे 1/2 बाहर ले लेते हैं। कोट की जगह क्या लिखना था अपन को, कोस थीटा, ये, और ये साइन थीटा की जगह क्या लिखना था 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ये और ये कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे कैसे एज इट इज़। अब कुछ कटता है तो काट दो और कुछ गुणा भाग हो रहा है तो कर दो भाई। ये कोस थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ये 2 को बाहर ले लेंगे तो 1/4 हो जाएगा। चलो अगले स्टेप में कर देता हूँ मैं, सिग्मा थीटा फाई माइनस इस 2 को बाहर ले लेंगे इस वाले को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 के जेड ई स्क्वायर अपॉन ई का होल स्क्वायर, एक साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, क्या बचा 1 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये क्या बचा कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ तक हो गया, अब उस साइड का मिटा देता हूँ, फिर आगे करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो आप लोग कमेंट करके। अब आगे क्या करना है, तो आगे क्या होता है कि कई बार तो ये क्या करता है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि साइन के फॉर्म में निकालो, क्या आती है अपनी हेडिंग, गणितीय रूप में अवकलनीय परिकीर्ण परिक्षेत्र। तो कैसे निकालना होता है, कई बार ऐसे दे देता है जैसे 1/4 के जेड स्क्वायर अपॉन ई बाई कोसेक स्क्वायर इसकी पावर 4 थीटा बाई 2 यूँ दे देता है, या फिर ये तो सेम ही रहता है, ये कर देता है 1/sin की पावर 4 थीटा बाई 2। तो दोनों में यूँ पूछ लेता है, तो इनमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बताता हूँ कैसे करते हैं। ये कोसेक स्क्वायर की फॉर्म में पूछे तो क्या करना है, और अगर साइन की फॉर्म में पूछे क्वेश्चन तो क्या करना है। तो जैसे अपन कोसेक की फॉर्म में निकालते हैं, कोसेक की फॉर्म में निकालते हैं।
तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो हम जानते ही हैं साइन थीटा बाई 2, या नॉर्मल साइन थीटा ले लेते हैं। तो इसको कोसेक में कैसे लिख सकते हैं, कोसेक की फॉर्म में, तो कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, ऐसा होता है। अब इसका थोड़ा कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं, इसको यूँ ले जाते हैं, इसको यूँ ऐसे ऊपर नीचे कर देते हैं, छोड़ो वैसे कर लो, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ अपने पास थीटा की जगह थीटा बाई 2 है, थीटा की जगह क्या है थीटा बाई 2, तो ये लो है थीटा बाई 2, तो 1 अपॉन साइन थीटा का मान कितना हो गया कोसेक थीटा बाई 2, ये रहा 1 अपॉन साइन थीटा। अपने पास स्क्वायर है तो ये कर दिया हमने स्क्वायर, और ये हो गया इसका भी स्क्वायर, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। चलो ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर की। यहाँ तक समझ में आ गया, ये साइड में उतार लियो ताकि पता रहे। चलो आगे करते हैं अब। सिग्मा थीटा फाई इक्वल टू माइनस 1/4 के जेड स्क्वायर के जेड स्क्वायर बाई ई का होल स्क्वायर, क्या आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ये कितना हो रहा है स्क्वायर 2 और 2 4, के जेड स्क्वायर अपॉन ई, कोसेक की पावर कितनी हो गई, अब कोसेक की पावर हो गई 4 थीटा बाई 2, ये लो। यहाँ तक पूछता है, यहाँ तक पूछता है, उतार लो यहाँ तक। ये तो कोसेक की फॉर्म में आ गया। अब चलो मान ले इससे आगे भी पूछ लेता है, कई बार साइन के फॉर्म में पूछ लेता है। तो साइन कोसेक क्या लिखा था अपन ने अभी, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, थीटा की जगह अपने पास क्या है थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 वो कितना है 4, वो ये कितना हो गया 4। तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे ये, चलो करते हैं अब आगे। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, और एक इक्वेशन अब दूसरी आ जाएगी साइन थीटा फाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 के जेड स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, इसकी जगह क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। ठीक है, ये दूसरी क्वेश्चन आ गई। वैसे जनरली तो इसके फॉर्म में पूछता है कोसेक के फॉर्म में, लेकिन इसके बारे में भी पूछता ही है, तो दोनों ही आने चाहिए, तो हमने दोनों ही कर लिए। तो ये आपको बताने के लिए कि कैसे करते हैं इसलिए लिखा है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो ये सिग्मा थीटा फाई प्रोपोर्शनल कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2, ये लो यहाँ तक उतार लो, ये बंद कर लो। ये परिक्षेत्र आ गया अपना, परिक्षेत्र ये वाला, और प्रोपोर्शनल किसके होता है कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2। अब कुल प्रकीर्ण क्षेत्र निकालना है, तो कुल के लिए तो क्या ही करेंगे, अब यहाँ तक उतारो फिर करते हैं आगे। वैसे बड़े बड़े क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ये कूलाम्ब प्रकीर्णन, रदरफोर्ड प्रकीर्णन, ये तीसरा अपने जैसे ये कर ही रखा है हाफ स्टेडर, और ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट, वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण, ये 3-4 टॉपिक है जहाँ से बड़े बड़े क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर से जितना 15-20 पूछ लेता है वो।
मिनिमम 5 मार्क्स की डेरिवेशन वगैरह या इनके परिणाम, इनके महत्व, इनके बारे में पूछ लेता है। और अगर एक डेरिवेशन और जैसे ऐसे डेरिवेशन ले लिया फिर इनके परिणाम ले लिया तो फिर 15 नंबर भी हो जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है इसमें। और तो फिर जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको कराए देते हैं। आपका पूरा कोर्स होगा तो आप टेंशन ना लें कि आपका कोर्स नहीं होगा। हो सकेगा तो अक्टूबर में ही आपकी फाइनल ईयर की फ़िज़िक्स पूरी ख़त्म हो जाएगी। बस आप पढ़ते रहिए रेगुलर। यहाँ तक कर लिया, अब आगे चलते हैं, कुल परिकीर्णित क्षेत्र निकालते हैं। ये तो रहने देता हूँ, याद रहेगा, काम आएगा। कुल परिकीर्ण क्षेत्र, कुल परिकीर्ण क्षेत्र तो कैसे निकालेंगे ये कोई हेडिंग नहीं है, बस आगे निकालते हैं इसके आगे। तो क्या करेंगे, सिग्मा टोटल, सिग्मा टी टोटल परिकीर्ण क्षेत्र, कुल परिकीर्ण क्षेत्र क्या होगा, ये जो आया अपने पास इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे थीटा फाई। ये अब क्या होता है कि ये क्या है अपने पास, सॉलिड एंगल, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, साइन वो थीटा और फाई के रूप में। तो क्या लिखते हैं इसको, डी ओम इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा डी फाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये इसका मान होता है, एक बार नोट कर लीजिए फिर चलते हैं आगे ये वाला कि इसको क्या बोलते हैं, उसका मान कितना होता है। ऐसा जनरली ऐसे लिख देते हैं अपन, साइन थीटा डी थीटा डी फाई, क्योंकि ये आर से आर कैंसिल हो जाता है। तो शॉर्ट में फॉर्मूला वो हो गया। और अगर आप पूरा लिखना चाहें तो ये हो गया। करिए यहाँ तक आप। कर लिया। और ये इस पूरे को किसी और भी फॉर्म में लिखते हैं, याद आया होगा, डी एस, इसको साइन थीटा डी थीटा और डी फाई इस फॉर्म में लिखते हैं डी एस को। तो डी ओम सॉलिड एंगल क्या हो गया अपना, डी एस अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। ये भी कर लिया। तो क्या करते हैं, इसकी जगह क्या पुट करते हैं, सिग्मा थीटा फाई डी एस इक्वल टू आर स्क्वायर। अब सिग्मा थीटा फाई का मान कितना है अपने पास, हो रहा रखो, सिग्मा टोटल यानी कि टी माइनस बाहर ले लो, यानी कि पूरी टर्म ही बाहर ले लेते हैं अपन, तो नहीं रख दो अपने क्या, 1/4 के जेड ई स्क्वायर अपॉन ई का होल स्क्वायर, और क्या है कोस की पावर कोसेक की पावर 4, कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2 डी एस अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक ये आ गया आप क्या क्या कुल परिकीर्ण क्षेत्र सिग्मा टोटल। हो गया यहाँ तक। चलो करते हैं आगे। अब इसी को यहाँ तक ख़त्म हो गया ये डेरिवेशन। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन।
इसकी प्रायोगिक अवस्था के बारे में जान पहचान करेंगे कि क्या कहती है इसकी प्रायोगिक अवस्था। ये तो इसका गणितीय विश्लेषण था। क्या है अपना अगला टॉपिक? हाफ स्टेडर। हाफ स्टेडर, ऐसा आपकी बुक में तो दे रखा है हाफ स्टेडर, और लेकिन इसको लिखते हैं हाफ स्टेगर भी, दोनों ही लिखते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से, या पेपर में कुछ भी आ सकता है, हाफ स्टेडर या हाफ स्टेगर। प्रयोग की प्रायोगिक अवस्था। प्रयोग की कौन सी अवस्था? प्रायोगिक अवस्था। प्रायोगिक अवस्था। अब प्रायोगिक अवस्था में इसने क्या बताया? ये थोड़ी थ्योरी है तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा इसके बारे में। तो लिखिए, हाफ स्टेडर प्रयोग में एक इलेक्ट्रॉन त्वरक उपयोग में लेते हैं। इस प्रयोग में, हाफ स्टेडर प्रयोग में एक इलेक्ट्रॉन त्वरक उपयोग में लेते हैं। अब त्वरक क्या होता है? त्वरक, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये वो होते हैं जो किसी कण की वेलोसिटी इंक्रीज कर देते हैं। जो किसी कण या कोई भी पार्टिकल हो जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर देते हैं, उन्हें क्या करते हैं? त्वरक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरक कहते हैं। तो लिखिए, हाफ स्टेडर प्रयोग में एक इलेक्ट्रॉन त्वरक का उपयोग करते हैं या लेते हैं। इलेक्ट्रॉन त्वरक वह युक्ति है जो इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि कर देती है। इलेक्ट्रॉन त्वरक वह युक्ति है जो इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि कर देती है। इस युक्ति के कारण इलेक्ट्रॉन एक उच्च ऊर्जा का कण या पार्टिकल बन जाता है। तो एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, हाफ स्टेडर प्रयोग में एक इलेक्ट्रॉन त्वरक प्रयोग में लेते हैं। इलेक्ट्रॉन त्वरक वह युक्ति है जो इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि कर देती है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक उच्च ऊर्जा का पार्टिकल यानी कि कण बन जाता है। जिसकी ऊर्जा कितनी होती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, VI वोल्ट से 500 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे कैसे लिख लेना आगे। कण बन जाता है और जिसकी ऊर्जा कितनी होती है? इतनी। इलेक्ट्रॉन त्वरक से प्राप्त ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन पुंज चुंबकीय विक्षेपक की सहायता से प्रकीर्ण कक्ष में पहुंचता है। तो क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन त्वरक से प्राप्त उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन पुंज, हमें जो इलेक्ट्रॉन त्वरक से उच्च ऊर्जा का जो कण प्राप्त होता है वो चुंबकीय विक्षेपक किसकी सहायता से? चुंबकीय विक्षेपक की सहायता से प्रकीर्ण कक्ष में पहुंच जाता है। प्रकीर्णन कक्ष में पहुंच जाता है। तो अब लिखिए कि इलेक्ट्रॉन त्वरक से प्राप्त उच्च ऊर्जा का पुंज, इलेक्ट्रॉन पुंज चुंबकीय विक्षेपक की सहायता से प्रकीर्ण कक्ष में पहुंच जाता है। प्रकीर्ण कक्ष में नाभिक क्या होता है? प्रकीर्ण कक्ष में नाभिक उपस्थित होता है। इस नाभिक से उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन टक्कर करता है। क्या होता है? इस नाभिक से उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन पुंज टक्कर करता है। यह टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। कैसी होती है ये टक्कर? पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन पुंज थीटा कोण पर प्रकीर्णित हो जाता है। टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन पुंज कौन से कोण पर? थीटा कोण पर प्रकीर्णित हो जाता है। इस प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज को चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर, ये जो इलेक्ट्रॉन पुंज प्रकीर्णित होता है, इस इलेक्ट्रॉन पुंज को चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से विश्लेषण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसका विश्लेषण कर लेते हैं। विश्लेषण कर लेते हैं जिससे अवकलनीय परिकर्णी क्षेत्र प्राप्त होता है। निकाला ही था आपने।
थीटा फाई 1/4 के जेड स्क्वायर अपॉन ई का होल स्क्वायर कोसेक की पावर थीटा बाई 2। ये तो ये हो गई इसकी प्रायोगिक अवस्था। तो प्रायोगिक अवस्था में किस बारे में बताती है? इस चीज़ के बारे में बताती है। तो ये आपका हाफ स्टेडर ये पूरा हो चुका है। इसके बारे में जो इसने क्या किया, इसकी डेरिवेशन, इसकी प्रायोगिक अवस्था और अवकलनीय या गणितीय रूप में इसका विश्लेषण, गणितीय रूप में इसका विश्लेषण, तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पुट अप होता है। तो मैंने आपको आपकी एग्ज़ाम की अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे करवा दिए हैं। तो अगला टॉपिक हम फिर अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपकी दिक्कत दूर कर दी जाएगी। और आपको अगर लगे कि कुछ छूट गया तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि फिर मैं देख के आपको दोबारा पढ़ा सकूँ आराम से। वैसे तो कुछ छूटा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कुछ कम है तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं। उस हिसाब से फिर आपको आगे बताते हैं। थैंक यू।